अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 जनवरी 2025 है। उम्मीद है सो फार आपका ये साल के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का सेशन अच्छा गुजरे होगे। सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं, फिर हम पीपीएल के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के हवाले से ये आज की प्रेजेंटेशन है। मार्केट की बात करें सबसे पहले, मार्केट में पिछले 3-4 सेशन से हमने देखा कि एक करेक्शन वाला फेज नजर आया जो कि बड़ा एक्सपेक्टेड था। और मैं अपनी लास्ट वीडियो में आप देखें तो मैंने बताया भी था कि जो कि लास्ट एक हफ्ते पहले रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें ये बताया था कि मार्केट में कभी भी करेक्शन आएगी तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अच्छा, इस दौरान हमें करना क्या चाहिए? इस दौरान हमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस दौरान हमें उन शेयर्स को पिक करना चाहिए जिनकी डिविडेंड अनाउंसमेंट, क्योंकि जनवरी के एंड फरवरी में डिविडेंड अनाउंसमेंट बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो उस तरह की जो जो उन कंपनी को टारगेट करना चाहिए जिसकी वैल्यू कम हो गई, नीचे आ गई, गिर गई काफ़ी परसेंटेज से, तो उसको टारगेट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जैसे डिविडेंड अनाउंसमेंट की, इवन बोर्ड मीटिंग की भी अनाउंसमेंट आएगी तो आप देख रहे हैं उसकी वैल्यू बड़ी क्विकली ऊपर चले जाएगी। तो उस चीज़ उन सारे तमाम शेयर्स को हमने टारगेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी छोटे शेयर्स और पेनी शेयर स्टॉक से अवॉइड करें। वॉल्यूम देखें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, मतलब देखिए गिर गया पिछले, अगर पिछले 15-20 दिन पहले देखें और आप देखें काफ़ी कम है। और उसकी वजह एक तो ये है कि लोग अब बड़े मोहतात होकर कर रहे हैं, जैसे खास तौर पे जब करेक्शन है। तो विद दैट सेट आप बड़ा केयरफुल होकर करें मार्केट में। 1,13,000 पे अभी क्लोज भी है मार्केट है, तो और हमने देखा 1,17,18 पे। तो अब बेसिकली 1,17,18 पे डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में हम देखते हैं मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है इस साल भी। बट स्टिल हमें इस तरह की ट्रेड्स में फंसना नहीं चाहिए जो हम टॉप पे ले लें और हमें फिर रिकवर ना कर पाए, वो बेकार कंपनी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को फोकस करना चाहिए और इस दौरान खास तौर पे इस महीने में उन शेयर्स को फायदा उठाना चाहिए जिनके डिविडेंड ड्यू है, अनाउंसमेंट ड्यू है, तो उन पे हमने करना चाहिए। प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पीपीएल। पीपीएल के बारे में बेसिकली आपने पढ़ तो लिया, पीपीएल के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इसके बारे इसकी प्रेजेंटेशन के आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। आज के एजेंडा में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले पीपीएल का बैकग्राउंड बताएंगे, कंपनी करती क्या है, इसके हवाले से कोई न्यूज़ अनाउंसमेंट है मार्केट में घूम रही है तो उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके इश्यूज़ क्या हैं करंटली, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, इसकी प्राइस एंड डिविडेंड का क्या पैटर्न है, इसका आउटलुक क्या है, क्या करेगी, और मेरा व्यू क्या है इसके बारे में। सबसे पहले बात करें कंपनी करती क्या है। नाम से हमने ये ऐसी कंपनी जिसके बारे में तकरीबन हमने सभी को पता होगा जो भी इन्वेस्टर्स हैं। कंपनी करती है, एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। साइट लेती है, ब्लॉक लेती है गवर्नमेंट से, उसको ड्रिल करती है, गैस के ऑयल निकालती है और वो सेल करती है। अच्छा, अब वो ऑयल और गैस निकालती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑयल और गैस की ओनर है। अ, लेकिन उसकी इसकी जो प्राइस है ना, क्यों क्यों ओनर मैं नहीं बोलता उसको, क्योंकि इसकी प्राइस जिस मार्केट पे वैल्यू पे सेल करेगी वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थिंक 2012 में अपडेट हुई थी गवर्नमेंट ऑयल पॉलिसीज। तो उस पॉलिसीज में काफ़ी सारे कैप्स लगे हुए हैं, मतलब इतने रेट पे बेच सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो डिटरमाइन करते हैं इनकी प्राइस, और वो उस प्राइस की बेस पे मार्केट में बेच सकती है। इससे इससे कम या इससे कम में बेच सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकती। और ये चीज़ ये भी कंफर्म कर रहा है कि इंटरनेशनल ऑयल की प्राइसेस अप जाए डाउन जाए, इस कंपनी की प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस ये खुद ही इसका इम्पैक्ट ले। दूसरी चीज़, कंपनी के करेंटली बहुत सारे साइट्स हैं जो कि तमाम फाइनेंस, जो इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अवेलेबल हैं। जो इसके आई थिंक जो बड़े बड़े नाम, सुई का, स्कैंडोट, अभी ढोक सुल्तान, कंबट साउथ, ये सारे नाम बहुत वेल नोन नाम है साइट्स जिनके जिसमें इनके ब्लॉक्स हैं और जिसमें प्रोडक्शन फेस पे है। अच्छा, करंटली इश्यूज विद पीपीएल, ये तो तकरीबन सबके लिए हॉट टॉपिक है भाई, क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे पहला और बेसिक इश्यूज अगर मैं इशू की बात करूँ, वो सबसे पहला ये है कि गवर्नमेंट चलाती है। जब गवर्नमेंट चलाती है तो गवर्नमेंट का काम कंपनी चलाना नहीं है, मुल्क चलाना है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को गवर्न करना काम है। तो कंपनी चला भी रही है, उसी को गवर्न करी, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में समझता हूँ आएगा रोल्स में। दूसरी चीज़ जो इसका मेजर इशू सर्कुलर डेट है, इसका तकरीबन आज की डेट पे 500 अरब रुपए का इसका सर्कुलर डेट है। मतलब वो पैसा जो गवर्नमेंट की दूसरी कंपनीज ने पे करना है, गवर्नमेंट ने बोला कि आप, वो कंपनी को बोला आप नहीं पे करो, पीपीएल तुम रिसीव ना करो, पहले बैलेंस बस पड़े रहे। तो एसएसजीसी हो गया, एसएनजीपी हो गया, इससे गैस की मद में काफ़ी ज़्यादा पैसा रिसीवेबल है और आज की डेट पे आई थिंक 500 अरब रुपए के करीब है। आईएमएफ का बड़ा फोकस था सर्कुलर डेट पे। उसने, आईएमएफ ने बोला कि मुल्क को अगर चलाना है तो सर्कुलर डेट को रोको, कम करो, या एटलीस्ट इस लेवल पे रुक जाए, बढ़े ही नहीं। तो कंपनियों ने काफ़ी स्टेप लिया, गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप लिया तो आई सर्कुलर डेट को बढ़ने की रोकथाम के लिए।
तो हमने देखा काफ़ी टाइम से 500 से के करीब करीब ही घूम रहा है, इससे ज़्यादा नहीं ऊपर जा रहा। दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट की ओन है, तो इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट रोल, कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट बैठी है वो गवर्नमेंट की अपॉइंटेड है। तो वो मैनेजमेंट गवर्नमेंट को पुश नहीं कर सकती कि भाई ये पॉलिसीज लेके आओ, वो पॉलिसी लेके आओ। तो जब गवर्नमेंट की मैनेजमेंट बैठी हुई है तो कैसे करेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मसला है। और कंपनी कभी भी एक सही डायरेक्शन में काम ही नहीं कर सकती। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स ये पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट ओन कंपनीज है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उठा के देख ले। पीआईए स्टील मिल वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है। तीसरा तीसरा ये कि कंपनी का अगर एज अ इशू अगर मैं देखा जाए कि एज गवर्नमेंट ओन है, तो गवर्नमेंट इज नॉट, मतलब गवर्नमेंट इस तरह का काम नहीं करेगी वो पैसा बनाए। तो तो और जब ओन बाय गवर्नमेंट है तो ऐसे कोई डिविडेंड, ज़्यादा डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करेगी कि गवर्नमेंट की जिम्मे, गवर्नमेंट इस पॉइंट से सोचती है कि एक जेब से निकलेगा दूसरे जेब से आएगा तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए वो डिविडेंड भी डिक्लेयर करने के लिए लीज बॉर्डर है, क्योंकि मेजोरिटी होल्डिंग आई थिंक 75% गवर्नमेंट के पास है। तो जो शेयर होल्डर, एक आम शेयर होल्डर मारा जाता है इस वजह से। तो ये मैं इसको एज अ इशू समझता हूँ इस कंपनी के लिए। अच्छा, न्यूज़ अनाउंसमेंट क्या है? न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट, जाहिर है हमने काफ़ी सारी न्यूज़ सुन रहे हैं इसके बारे में कि यहाँ डिस्कवरी हुई, वहाँ डिस्कवरी हुई, हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी हुई, मेजर डिस्कवरी। इसके बारे में मेरा एक बेसिक ओपिनियन ये, जो इस तरह की कंपनी ना हो हमेशा ही कोई ना कोई ड्रिल करेगा, हमेशा ही कुछ ना कुछ निकलेगा। तो उसकी न्यूज़ सबमिट करना स्टॉक एक्सचेंज में इन कंपनी का फर्ज है, और स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायर करता है ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन टू बी सबमिटेड टू पब्लिक। तो जब रिक्वायर करता है, सबमिट करती है, तो इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए। और डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव लेना एक अननेसेसरी हाइप क्रिएट करने की बराबर है, और वो शेयर की वैल्यू मतलब फिक्टिशियसली वैल्यू को अपसाइड पे तरफ पुश करता है। दूसरी चीज, इसको आई थिंक इराक की तरफ से इराक में इनका एक प्रोजेक्ट था, ब्लॉक, तो उसकी सेटलमेंट के बाद $6 मिलियन मिले, तक 1.68 बिलियन बनता है, ये इस साल के स्टार्ट में मिले। फिर इसके बाद एक चीज जो इससे लिंक थी इस सेक्टर से, और खास तौर पे पीपीएल से, गवर्नमेंट ने दिसंबर में, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम जो पीपी एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट कतर से कर रहे थे, और जिसकी मद में एलएनजी 2025 में मिलनी थी, और 2025-26 में मिलेगी, 25 में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि इनके पास सफिशिएंट एलएनजी वसाइल है। ये इंडिकेट करता है कि पीपीएल के वसाइल बढ़ रहे हैं। और क्योंकि जब पिछले साल में जब भी एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तब अब डिटरमाइन किया होगा एलएनजी कम है, प्रोड्यूस कर रहा है पीपीएल, और अब डिटरमाइन ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी बेसिस पे इन्होंने डेफर कर दिया। तो कि पॉजिटिव इंडिकेटर इनडायरेक्टली बताता है कि पीपीएल के एलएनजी प्रोडक्शन बढ़ गई है। ये तीन बड़ी बड़ी न्यूज़ थी जिसके बारे में जिक्र किया। इसके अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ना ही लोग एक्सपेक्ट करते सर्कुलर डेट की सेटलमेंट के बारे में आएगा, तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। इसको 1 साल से ज़्यादा होगी बात। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो भाई इसकी अच्छी है, और हमने देखा सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है रिसेंट ईयर्स में। तो पिछले से इस साल तो मैं समझता हूँ वी विल टेक इट अ पॉजिटिव। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी है, इसके लोन्स भी कम है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो इसका प्रॉफिट है, वो कैश प्रॉफिट नहीं है। ये एक अच्छा खासा इसका प्रॉफिट रेगुलर डेट में चले जाता है। तो मैं समझता हूँ इस पे कंपनी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है शेयर होल्डर के लिए। डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड मेरे ख्याल में इसने इनकंसिस्टेंट डिविडेंड दिया, थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देती है। आई थिंक लास्ट क्वार्टर में 2 रुपये दिया था, 150 रुपये का, 200 रुपये का शेयर है, और 2 रुपये डिविडेंड देना मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। प्राइस इसकी हाल में इसलिए ऊपर गई थी रिकॉर्ड प्रोजेक्ट की वजह से, जो कि गेम चेंजर हो सकता है मेरे मुताबिक। करंटली प्राइस अच्छी प्राइस है, नहीं प्राइस इसकी मैं डिटरमाइन इस तरह करूंगा कि करंटली जो 193 रुपये या 200 रुपये की इसकी प्राइस है ना, आया शेयर होल्डर्स को रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपको रिटर्न 15 से 20% शेयर देता है, तो आई थिंक इज गुड। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है इस तरह की कंपनी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, खासतौर पर इस कंपनी की बात करूं जिसका प्रॉफिट एक्चुअली इसका प्रॉफिट नहीं है, जो कि सर्कुलर डेट भी इसमें शामिल है, तो मैं समझता हूँ इसको कैश पे जो कमा रहा है और कैश इसका जो बच रहा है उसकी बेसिस पे डिटरमाइन करना चाहिए, जो कि बहुत कम है। हम उस पर भी चाहते हैं इन वाइल। आउटलुक की बात करें, जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपनी कंपनी की मतलब ऐसा सच कोई ज़्यादा डिफाइन नहीं किया अपनी मैनेजमेंट रिपोर्ट में। लेकिन जो मुझे लगता है, दो तीन चीज़ें जो इसके फ्यूचर में हो सकती है, इस साल भी हो सकती है, आने वाले साल भी हो सकती है। सबसे पहले सर्कुलर डेट की क्लियरेंस पे कभी ना कभी कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 5 साल और 10 साल में भी ना आए। दूसरी चीज़,
मैं रेकॉर्ड एक प्रोजेक्ट के हवाले से पढ़ा था जिसमें ये था कि सऊदी अरेबिया इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट 1.6 मिलियन इन पीपीएल एंड ओजीडीसी। तो ये मुझे लगता है, ये अगर इवेंट होता है, मतलब सऊदी अरब इन्वेस्ट करता है, तो होगा इससे ये कि जब इन्वेस्ट करेगा तो कम सऊदी अरब बोलेगा कि पीपीएल को की जो रिसीवर्स हैं उसको कम किया जाए ताकि अट्रैक्टिव बने और अच्छी प्राइस दे फिर देगा। तो मुझे लगता है इस वजह से इस कंपनी में पॉजिटिविटी आ सकती है अगर रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की वजह से सऊदी एक्वायर करता है तो। बाकी रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट इटसेल्फ विल बी गेम चेंजर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैं समझता हूँ ये भी कंपनी के लिए फ्यूचर में पॉजिटिव लेके आ सकता है। अच्छा, आखिर में मेरा भी, मैं क्या समझता हूँ उसका, मैं मतलब कंपनी तो भाई फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट भी पे भी कुछ ना कुछ अपडेट्स हैं तो उसके लिए भी अच्छी है। हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी भी हुई है तो इसके लिए भी एक अच्छी 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 खबर है। तो भाई आया कंपनी, मेरा व्यू क्या है, मैं समझता हूँ जो कंपनी को इवेल्युएट करने के लिए ना उसकी प्रॉफिट नंबर और प्रॉफिट मल्टीपल्स को मैं देखता हूँ और फिर डिटरमाइन करता हूँ सही प्राइस पे नहीं। करंटली जो उसके प्रॉफिट है ना, जो मैं समझता हूँ उसके प्रॉफिट एक्चुअली में इसकी प्रॉफिट नहीं है, और वो प्रॉफिट है इसमें से अच्छा खासा पोर्शन सर्कुलर डेट में मद में चले जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी प्रॉफिट की बेस पे इसको डिटरमाइन करना चाहिए इसकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स। और फिर इसके बाद अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो उसको किस तरह डिटरमाइन करना चाहिए, इसको डिटरमाइन करना चाहिए इसकी जो कैश प्रॉफिट है उससे। अगर कैश प्रॉफिट किस तरह पता चले, कैश इन बैंक बैलेंस की मूवमेंट को उठा ले पिछले साल इस साल में। लास्ट क्वार्टर की बात करें, हमने देखा कि कैश फ्लो में जो मूवमेंट हुई है तो 6 अरब की मूवमेंट हुई है, और उसको अगर मैं 6 अरब को शेयर होल्डर्स पर डिवाइड करूँ तो 2.7 बिलियन शेयर होल्डर्स है, तो 2.2 जनरेट किया ईच शेयर होल्डर के लिए इस क्वार्टर पे। तो मैं इस तरह से देख सकता हूँ कि इस क्वार्टर पे दो 2.2 जनरेट किया अगर, तो तो इसकी वैल्यू इसका मल्टीपल होनी चाहिए, जो कि और अगर आप मल्टीप्लाई करें 193 का शेयर है तो 100 रुपये मल्टीपल होता है। तो इस तरह की कंपनी को 100 मल्टीपल्स पे वैल्यू करना इन इन माई व्यू इज वेरी हाई वैल्यू। अच्छा, करंटली एक एक और परसेप्शन लोगों के माइंड में कि भाई 250 रुपये की बुक वैल्यू है, 193 और 200 या 150 में मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल पैराडाइज मिल रहा है। आई थिंक बुक वैल्यू इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑन इन एज कम्पेयर टू फेयर वैल्यू। तो मैं समझता हूँ कि बुक वैल्यू को नाम मेजर किया जाए एज अ शेयर होल्डर, हमें ये देखना चाहिए हमें कंपनी रिटर्न कितना देगी। अगर रिटर्न देगी इन्वेस्ट करो, वेरी गुड, बुक वैल्यू से नीचे है तो बहुत अच्छा है, उठा लो। लेकिन अगर रिटर्न नहीं दे रही, इवन बुक वैल्यू से आधे का आधा भी हो ना, और कुछ कंपनी वैल्यू नहीं दे रही है, तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल नहीं है। इन माई व्यू अगर गवर्नमेंट ये मिडिल ईस्ट को, सऊदी को बेचती है ना, तो मैं समझता हूँ तब इस तरह की कोई न्यूज़ आती है ना गवर्नमेंट की इंटेंशन, तो मैं फिर उसमें इन्वेस्ट करूंगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं शायद ना करूं अनटिल इसके मामला थोड़े और बेहतर ना हो, इसके प्रॉफिट कैश प्रॉफिट से बढ़ के इसकी सर्कुलर डेट बिल्कुल नील ना हो जाए, तब तो मैं शायद इसमें एंटर ना होऊंगा। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू है। और ये मेरे कोई चीज़ मिस आउट की तो बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा। बाकी कोई और चीज़ कमेंट हो तो वो भी बताएं, इंशाल्लाह उसको भी करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।